कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने माना कि ऐसी लड़ाइयाँ दुनिया में विरले ही देखने को मिलती हैं जहां एक तरफ दुश्मन देश की सेना पूरी प्री प्लानिंग के तहत हैवी मशीन गन के साथ 17, 16, 15, 18 इस तरीके से ऊंचाई पर बैठी हो, 17,000 फीट की ऊंचाई, 16,000 फीट की ऊंचाई लेकर के मजबूत स्थिति में हो, बंकर में हो, हैवी मशीन गन के साथ हो, मोर्टार मशीन गनों के साथ हो, गोला बारूद के साथ हो, मजबूत स्थिति में हो, और एक तरफ दूसरे देश की सेना वो चढ़ करके ऊपर जाए, उसके सामने सबसे पहले लड़ाई चढ़ाई जो 70-80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, और उसके बाद -25, 30, 35 डिग्री का जो तापमान, यानी सर्दी इतनी कि खून जमा दे, उस सर्दी के हालात में नई जगह चढ़ाई चढ़ना, ऊपर जाना, उसके बाद उनको मार भगाना, उसको उसके दुश्मन को बर्बाद करना, विजयश्री हासिल करना, तिरंगा फहराना, ये अपने आप में एक अजूबा है, एक मिसाल है। दुनिया के जो देश हैं उन्होंने इस कारगिल की लड़ाई को जब हमारे देश ने जीता तो पूरी दुनिया के देश ने सैल्यूट किया, भारत का लोहा माना कि भारत जैसे देश ने ही इतनी मुश्किल स्थिति में ऊपर जाकर चढ़कर पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ भगाया बल्कि उनको मारा और वहाँ तिरंगा भी फहराया। लिहाजा जब जब कारगिल की बात होती है तो हमारे वीर सपूत हैं, जो हमारे बलिदानी हैं, हमारे शहीद हैं, हमारे योद्धा हैं कारगिल के, उनका दिमाग में जिक्र आना बेहद लाजमी है। और उन्हीं एक ऐसे योद्धा की कहानी, सच्ची दास्तान आज हम इस एपिसोड में लेकर के आए हैं, जिनको कारगिल वार में 1 नहीं, 2 नहीं, 8, 10 नहीं, बल्कि पूरी 19 गोलियां मारी गई थी। 19 गोलियां पाकिस्तानी सैनिकों की जो गन होती है उससे निकलकर उनके बॉडी को छेद दिया, लेकिन भारत का लाल बुर्रा बाकुरा उनकी गोलियों से डरा नहीं, दबा नहीं, और जिंदा रहा, और जिंदा रहते हुए पाकिस्तानी सेना के कई सिपाहियों को मौत के घाट उतारा, और अपनी सेना के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ठाकुर को वो जानकारियां दी जो बहुत महत्वपूर्ण हुई। उनकी जानकारी के आधार पर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया गया। उनकी जानकारी के अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक जवानों को वो साधन मुहैया कराए गए, जवानों को उस तरीके से वहाँ भेजा गया, उस स्थिति को बता दिया गया कैसे लड़ाई लड़नी है, ऊपर के हालात क्या हैं। चूँकि लड़ाई के वक्त में हालात की जानकारी बहुत ज़रूरी है, कैसा मौसम है, कैसे हालात हैं, दुश्मन किस प्रकार से वहाँ डिप्लॉय है, उसकी सेना किस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई है, उसके बंकर की पोजीशन क्या क्या है, उसके मुताबिक हमें लड़ाई लड़नी होती है। लिहाजा उसकी जानकारी के मुताबिक हमने टाइगर हिल को फतेह किया, तिरंगा फहराया, और उस जवान का नाम है योगेंद्र सिंह यादव। जी हाँ, योगेंद्र सिंह यादव 16, 16.5 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए। पिताजी रिटायर्ड फौजी थे, लिहाजा देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही, बल्कि माँ के गर्भ से ही उनके अंदर भरा हुआ था। देश सेवा में जाने की उन्होंने बचपन से ही ठान ली थी। सैनिक बनने का सपना देखा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद सीधे सेना में भर्ती हुए। अब ट्रेनिंग की 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट जो जबलपुर में जिनका ट्रेनिंग सेंटर है, 4 ग्रेनेडियर, ये वही बहादुर पलटन है जिसमें भारत माँ के लाल अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, जिसने अकेले पाकिस्तानी टैंकों को खदेड़ दिया था, पाकिस्तानी टैंकों को तोड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया था, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, ये उन्हीं की पलटन थी, उन्हीं की बटालियन थी। इसी रेजिमेंट में अब्दुल हमीद भी थे। उसी बहादुर बटालियन रेजिमेंट के ये जवान योगेंद्र सिंह यादव 1999 में करगिल के दौरान छुट्टी पर थे, शादी हुई थी, शादी करके छुट्टी काटकर वापस अपनी यूनिट के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचना था। उनकी बटालियन उस वक्त कश्मीर में ही थी, लिहाजा जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुंचे। वहां से उनको हुक्म मिला कि आपकी जानकारी मिली कि आपकी जो बटालियन है ग्रेनेडियर, उसको करगिल में जाने का निमंत्रण मिला है, सौभाग्य मिला है, मौका मिला है, लिहाजा आप जल्द से वहां पहुंचे। तो सीधे आर्मी की कॉन्वॉय गाड़ियों के थ्रू अपनी बटालियन पहुंचे, बटालियन के साथ सीधे कारगिल पहुंचे, जहां उनका 2 दिन के लिए इलाके का अभ्यास कराया गया, इलाका दिखाया गया, वहां का माहौल में ढलने के लिए, वहां का जो वेदर है उसमें ढलने के लिए, जानकारी के लिए 2 दिन उनको वहां रखा गया, बेस कैंप में रहे। वहां उनके कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल ठाकुर ने दरबार लिया, उनको उस इलाके के बारे में बताया, ब्रीफ किया, ब्रीफिंग दी, ऊपर दुश्मन किस तरीके से है, कहाँ कहाँ दुश्मन है, कैसे लड़ाई लड़नी है, सब बातें एक कर्नल ने उनको बताई। उसके बाद एक टीम तैयार हुई, योगेंद्र यादव की टीम को तैयार किया गया, उसमें कुछ जवान रखे गए, कुछ हवलदार रखे गए, उनको सीधे टाइगर हिल की तरफ रवाना किया गया। अब चूंकि एकदम 70 से 80 डिग्री की चढ़ाई
और 17,000, 17,500, 18,000 फीट की ऊंचाई, -25, 30, 35 डिग्री का टेम्परेचर, कपकपाती सर्दी, खून जमाती सर्दी, ऐसे हालात में सबसे निपट कर ऊपर चढ़ना। तो चढ़ाई शुरू हुई, पहली रात चढ़ते रहे, सुबह हो गई, रुक गए। क्योंकि दिन में लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, दिन में लड़ाई लड़ने में बहुत नुकसान का अंदेशा होता है, इसीलिए लड़ाइयाँ अक्सर रात को लड़ी जाती हैं। दिन में फिर होल्ड किया, जहाँ थे वहीं छुपे रहे। फिर शाम होने का इंतज़ार किया, शाम हुई, फिर चढ़ाई शुरू की। फिर दूसरी रात पूरी रात चढ़ते रहे, सुबह 6 बजे फिर रुक गए। सुबह हो गई, सूर्य की किरणें फैलने लगी, उजाला हो गया, फिर रुक गए। फिर पूरे दिन इंतज़ार किया, फिर चढ़े पूरी रात। फिर लगभग सुबह 5 बजे के वक्त वो टाइगर हिल की तरफ पहुंच चुके थे। लगभग कुछ दूरी पर, जहां से उनको बंकर पाकिस्तानी साफ दिखाई दे रहे थे, वहां पहुंचने वाले थे। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको देख लिया और देखते ही उनके पास जो हैवी मशीन गन थी, जो भारी गोला बारूद था, उसकी फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध दो ओर से क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा उनकी जो 7 जवान थे, योगेंद्र यादव सहित 7 जवान ऊपर पहुंच चुके थे, वो पोजीशन ले चुके थे, पत्थरों की ओट ले चुके थे। बाकी जो जवान थे उनका कनेक्शन अब टीम से कट चुका था, वो नीचे वापस लुढ़क चुके थे, वापस गिर चुके थे नीचे। क्योंकि वहां जब ऊपर चढ़े तो फायरिंग से इनका जो बीच की जो रास्ता है वो कट चुका था, इनकी चढ़ने की जो चेन थी वो टूट चुकी थी। वो जवान नीचे आ गए थे और सिर्फ 7 जवान ऊपर। पाकिस्तान की ओर से भारी गोला बारूद की फायरिंग, आग उगलती उनकी मशीनें, लेकिन हमारे जवान कहाँ कम थे। कहते हैं भारतीय जवान दुनिया में इसीलिए जाने जाते हैं कि उनकी जो बहादुरी है, वीरता है, उससे पूरी दुनिया मिसाल लेकर के उनसे सबक हासिल करती है। ऐसे मुश्किल हालात में ही हमारे जवान अपनी जो पराक्रम है उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको दिखाते हैं। लिहाजा हमारे जवानों ने अपने मौके की स्थिति को देखकर भाग करके अपनी अपनी पोजीशन ली, आड़ ली, पत्थरों की आड़ में चले गए और भारी फायरिंग शुरू कर दी। रेंगते रहे, आगे बढ़ते रहे, फायरिंग करते करते अपने को महफूज रखते हुए आगे बढ़ते रहे, पत्थर की ओट लेते रहे, कवर्ड फायर देते हुए। यानी एक को फायर सपोर्ट फायर दे रहा था, एक आगे बढ़ रहा था। फायर गोली की एक धार होती है, उसके नीचे से सामने से पाकिस्तानी फायर लगातार चला रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पत्थरों की आड़ लेते रहे और बंकर के बहुत नज़दीक पहुंच गए। वहां से इन्होंने अपने अपने ग्रेनेड निकाले, बंकरों की ओर थ्रो किए और बंकर ग्रेनेड फटने के बाद बंकर में एक जोरदार ब्लास्ट के साथ बंकर फट गए। उनमें जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो सारे मारे जा चुके थे। बाकी जो 1-2 बाहर थे उनको फायरिंग से ढेर कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे बंकर के नज़दीक पहुंचे, देखा वहाँ सारे पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं, सब मरे पड़े हैं। लिहाजा उनको निकाल करके, उनकी डेड बॉडीज़ हैं, उनको बाहर फेंक दिया और उन्हीं के बंकर में बैठकर अपनी जो गन है, उनकी गन पॉइंट को पाकिस्तान की ओर करके, गन की जो बैरल है उनका एम्ड फायर करके पाकिस्तान की ओर फायर करने लगे। नीचे से भी लगातार फायरिंग हो रही थी। सामने के बंकर और पाकिस्तान की दूसरी टीम थी, वो फायरिंग कर रहे थे। अब चूंकि योगेंद्र यादव की टीम लगातार फायर कर रही थी, हैवी और फायरिंग हो चुकी थी, इनके पास अब गोला बारूद खत्म होने को था। क्योंकि इनकी जो टीम थी, सपोर्ट टीम होती है या रीइंफोर्समेंट होती है, वो सब नहीं आ सकती क्योंकि दिन का वक्त हो चुका था। अब लड़ाई में जो लड़ाई होती है वो दिन में नहीं लड़ी जाती है, लेकिन ये फंस चुके थे, ऊपर जा चुके थे, लड़ाई शुरू हो गई, इनसे फायरिंग होती रही। लेकिन दूसरे जवान थे वो नीचे पहुंच चुके थे, उनका एकदम ऊपर आना बहुत मुश्किल था क्योंकि खड़ी चढ़ाई, ऊंची चोटी, मौसम इतना ख़राब, तो वहाँ पहुँचना बहुत नामुमकिन था। लिहाजा पाकिस्तान के दूसरे सैनिकों की ओर से ज़बरदस्त फायरिंग की गई। इन्होंने अब अपने बंकर छोड़ने का मन बनाया। इन्होंने सोचा अगर यहाँ रहेंगे तो वहाँ के फायरिंग से हमें नुकसान हो सकता है, हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इनको नहीं मार सकते। लिहाजा उन्होंने एक सोची सहित प्लानिंग के तहत नीचे आए, थोड़ा बैक हुए, पत्थरों की आड़ लेकर अपनी अपनी पोजीशन लेकर के लेट गए और गनों के जो मुंह हैं, निशाने हैं, वो पाकिस्तान की ओर कर लिए। अब पाकिस्तान की जो काफ़ी देर तक जब फायरिंग नहीं हुई, गोला बारूद नहीं चला, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, शांति थी, तो पाकिस्तानी सेना ये समझी कि हिंदुस्तानी सिपाही तो मर गए हैं, मारे गए हैं, या इनके पास गोला बारूद खत्म हो गई है, अब ये लिहाजा लड़ने की हालत में नहीं है। तो उन्होंने अपने 7-8 जवानों को ये देखने के लिए, चेक करने के लिए भेजा कि आप देख कर आओ ये जवानों की क्या पोजीशन है, ये जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये क्या हालात हैं, जाकर देखिए। तो पाकिस्तानी सेना के जवान आए, धीरे धीरे और लेते हुए बंकर को चेक किया, वहाँ कोई नहीं था। फिर बाहर निकले, खड़े होकर देखने लगे। जैसे ही बाहर निकले, योगेंद्र यादव की टीम ने उनकी ओर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया, सभी को मार दिया। और इस हमले से जो पाकिस्तानी सेना थी उसमें खलबली मच गई, भगदड़ मच गई कि हिंदुस्तानी बहुत बड़ी सेना में, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ी संख्या में, बड़े नंबर पर हमला कर दिया है, अटैक कर दिया। लिहाजा उनकी तरफ से तुरंत एक 25-30 जवानों की
टीम तैयार की गई और पहली टीम को आगे भेजकर लड़ने के लिए, हमला रोकने के लिए भेजा गया। उसके बाद पीछे से उनकी और टीमें तैयार हुई। जो लड़ाई का नियम होता है उसके मुताबिक फिर जो टीम थी, 25-30 जवानों की टीम थी, वो ऊपर आई, एक पत्थर पर टीले पर खड़ी हो गई और देखती रही कि कहाँ पाकिस्तानी इंडियन आर्मी की सेना कहाँ है, किधर से फायर आ रहा है। अब चूंकि इनके पास जो इनका एम्यूनिशन था, गोला बारूद थी, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। इतनी फायरिंग हो चुकी थी कि योगेंद्र यादव के जो बाकी साथी थे वो गोला बारूद में शहीद हो चुके थे। जो 7 जवान 8 जवान उनके मारे थे, उनकी जवाबी फायरिंग में लगातार फायरिंग हुई तो वो जवान इनके शहीद हो चुके थे। कुछ जवान जो थे बंकर में ही इनके शहीद हो चुके थे। कुछ जवान जो बचे वो पीछे आए थे। अब जो लास्ट फायरिंग की उसमें इनका गोला बारूद पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी जवान आ रहे हैं ऊपर से इनकी तरफ, तो योगेंद्र यादव चुपचाप लेटे रहे, कोई मूवमेंट नहीं किया, सिर्फ सांस लेते रहे इतने आसानी से कि दुश्मन को यह आभास न हो कि जिंदा हैं। अब पाकिस्तानी जवान लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे, आ रहे थे। योगेंद्र यादव को कई गोलियां लग चुकी थी, खून लगातार निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, तेज पीड़ा हो रही थी। लेकिन ये देशभक्त, ये बहादुर जवान, भारत का लाल, डरा नहीं, हिम्मत नहीं हारा, हौसला नहीं हारा, चुपचाप लेटा रहा। तो जो पाकिस्तानी टीम है वो नज़दीक आ गई, बिल्कुल नज़दीक आ गई। उन्होंने एक जवान को चेक करना शुरू किया कि ये जिंदा हैं या मरे हैं। तो उनके कमांडर ने आदेश दिया सबको दोबारा गोली मारो। तो उनके जो क्रूर सैनिक थे, जो शैतान सैनिक थे, उन्होंने डेड बॉडी, हमारे जो शहीद जवान के पार्थिव देह वहां पड़ी थी, पार्थिव शरीर रखे थे, उनमें फिर से गोली मारना शुरू किया और किसी के पेट में, किसी के सीने पे गोली मारते गए। उसके बाद पहुंचे योगेंद्र यादव के पास। उन्होंने योगेंद्र यादव के पैर में गोली मारी, एक हाथ में गोली मारी। और जो योगेंद्र यादव थे, इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा कष्ट, धुआं निकल रहा है बैरल से, पैर से खून निकल रहा है, लेकिन इस देशभक्त जाबाज सैनिक ने देश की खातिर उफ तक न की, चुपचाप पड़ा रहा और मौके की तलाश में था। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी एक सैनिक था, उसने सीधे जो अपनी गन की बैरल, गन का जो नोक है, जो पॉइंट है, वो सीधे योगेंद्र यादव के सीने पर रखी। अब योगेंद्र यादव ने सोचा कि अब मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब नहीं बच सकता। लेकिन जिसको जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, जिसकी मौत ना हो उसको कोई मार नहीं सकता, जिसको रब राखा उसको कौन चाखा। लिहाजा जो गोली उन्होंने मारी थी, चलाई थी सीने पे रख करके योगेंद्र यादव के, तो उस वक्त उनका जो पर्स है वो ऊपर वाली पॉकेट में रखा था। उस पर्स में कुछ सिक्के, जो गिल्टी के सिक्के होते हैं, वो रखे थे। लिहाजा वो गोली सिक्के पर लगी और डिपॉजिट हो गई, स्लिप हो गई। उनको लगा कि ये पूरा मर चुका है। लिहाजा वो तत्काल वहां से सैनिक, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, वो वापस होने लगे। उन्होंने देखा अब सारे इनके सैनिक मर चुके हैं, जिंदा नहीं है। लिहाजा वो पाकिस्तान की ओर वापस होने लगे। तभी योगेंद्र यादव ने सोचा कि ये इससे अच्छा मौका इनको मारने का अब दोबारा इस लाइफ में नहीं मिल सकता, इस जीवन में नहीं मिल सकता। उन्होंने तत्काल अपने हाथ, एक हाथ जो था उनका वर्क नहीं कर रहा था, उसकी हड्डी बाहर निकल चुकी थी, बिल्कुल हाथ बेकार हो चुका था, शून्य पड़ा था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। एक हाथ जो था उनका वर्क कर रहा था इतनी गोलियां लगने के बाद। जैसे उनको अब तक 19 गोलियां लग चुकी थी, 2 गोलियां ये बाद में मारी गई, 17 गोलियां उससे पहले लग चुकी थी। 17 गोली लगने के बाद इंसान का क्या होगा, ये तो एक कल्पना से भी परे बात हो गई। हमारे आपके सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो ये सब झेल रहा होगा, जिसको 19 गोलियां लगी होगी, जो पाकिस्तानी सिपाहियों के झुंड के बीच अकेला जीवंत सिपाही हमारा जिंदा होगा, उसका क्या हाल होगा, ये तो एक सोचने वाली बात है। कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे सीन की, उस दृश्य की हम। उसके बाद योगेंद्र यादव ने एक दूसरे हाथ से अपना ये ग्रेनेड पीछे से निकाला, क्योंकि लड़ाई के मैदान में जवानों को ग्रेनेड दिए जाते हैं हमले के लिए। जो उनके पास एक ग्रेनेड बचा था, बाकी ग्रेनेड पहले इस्तेमाल कर चुके थे। एक जो ग्रेनेड बचा था उसको निकाल के फौरन उसकी पिन निकालते हैं और सीधे थोड़ा मुड़कर, उलटकर, थोड़ा लपक कर उस जवान की ओर फेंकते हैं। पाकिस्तानी जवान जो
जैकेट कोट पहने होता है, सर्दी की कोट, सर्दी के लिए जो गर्म कोट होते हैं, उसके अंदर यहाँ गले के पास वो ग्रेनेड लगा। जब फटा तो पूरी खोपड़ी उसकी बॉडी से अलग हो गई। उसकी डेड बॉडी, उसकी जो बॉडी की दूसरा नीचे वाली बॉडी है, वो सीधे योगेंद्र यादव के पास में पैर पर आकर गिरी। जब उनके पास आकर गिरी तो उन्होंने हिम्मत करते हुए तत्काल उसकी जो गन थी उसको पकड़ा, और गन चूंकि वहां लोड होती है, फायर करने की हालात में होती है, उन्होंने सीधे उसका ट्रिगर पे हाथ रख के पाकिस्तानी जो सेना थी, जो छुपाव के लिए, जो बाकी जवान थी छुपाव के लिए भाग रहे थे, ग्रेनेड का हमला होने के बाद वो आग ढूंढ रहे थे, उनको लगा, उनको समझ नहीं आया कि उनको लगा ये सारे जवान तो मर चुके हैं, लिहाजा हो सकता है नीचे से इनकी और रीइंफोर्समेंट आ गई हो और सैनिक टुकड़ियां आ गई हो, उनका हमला हो, लिहाजा उन्होंने सबसे पहले भागकर अपनी आड़ लेने की सोची। लेकिन तब तक योगेंद्र यादव ने उस गन से, उन्हीं की गन से, उस मृत पाकिस्तानी सैनिक की गन से अंधाधुंध फायरिंग कर उनको सबको ढेर कर दिया, सबको मार दिया, सारे मर गए। उसके बाद रेंगते हुए थोड़ा आगे पहुंचे, उन्होंने देखा नीचे उनका लंगर चल रहा है, खाना बन रहा है, दूसरी टीमें संगठित हो रही हैं और क्या माहौल नीचे है, ये सब देख करके सीधे लुढ़कते हुए, रोलिंग करते हुए, रोल करते हुए घूम करके नीचे पहुंचे। और पहुंचते पहुंचते जब वो एक नाले वाला जो नाला बह रहा था उस साइड में पहुंचे तो उनके अंदर से आवाज आई कि योगेंद्र अब इसी नाले के सहारे नीचे पहुंच जाओ, इससे अच्छा रास्ता नहीं है। लिहाजा धीरे धीरे रोल करते गए, लुढ़कते गए, पलटते गए, नीचे पहुंचे। नीचे जब पहुंचे तो उनके जवानों ने देखा कोई चीज ऊपर से गिर रही है, वो चिल्लाए तो भाग के एकदम उन्होंने पोजीशन ली जवानों ने, आग बना के देखा कि ये तो हमारा कोई जवान है, हमारी यूनिफॉर्म है, हमारा सैनिक है। पहचान के तत्काल पास में उनको उठाया और सीधे कमांडिंग ऑफिसर एनएससीओ कर्नल ठाकुर के पास ले गए। तब तक उनकी आंखों से अंधेरा आ चुका था, आंखें की रोशनी जो थी वो काम नहीं कर रही थी, उनको होश नहीं था, इतना जख्म लेने के बाद ब्लीडिंग हो चुकी थी। लिहाजा फौरन डॉक्टर को बुलाया गया और उनके जो प्राथमिक उपचार है वो सब शुरू किया गया। हालांकि फर्स्ट एड जो है योगेंद्र यादव अपना ऊपर कर चुके थे, जहां से ब्लीडिंग हो रही थी वहां पट्टी बांध चुके थे, लेकिन 19 गोलियां लगी थी तो इतनी फर्स्ट एड करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। तब तक कर्नल साहब ने ये पूछा, बेटे मुझे पहचानते हो? तो कहा नहीं, मुझे साहब दिख नहीं रहा है। तो कहा मैं तुम्हारा कर्नल हूँ। तो उन्होंने कहा बताइए बेटा ऊपर की क्या पोजीशन है और ऊपर जवानों को क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब जवानों को सिर्फ गोला बारूद एम्यूनिशन चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ गोला बारूद जो है तो दुश्मन इस पोजीशन में है, इस हालात में है, यहाँ उनके बंकर है, यहाँ उनकी टीम डिप्लॉय है। उसके बाद उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद सीधे श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल लाए गए, वहाँ उनका इलाज चला। 3 दिन के बाद जब उनको होश आया तो उनको बताया गया कि आपकी जानकारी देने के मुताबिक टाइगर हिल पर उसी रात हमला किया गया और उस रात तिरंगा ठोक दिया गया, तिरंगा गाड़ दिया गया। उसके बाद दिल्ली के उनको हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ उनका इलाज चला। 17-18 महीने के बाद वो थोड़ा ठीक हुए। फिर उनको भारत, उनकी देशभक्ति के जज्बे, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी को देखते हुए देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान यानी परम वीर चक्र से नवाजा गया। हालांकि अभी तक टोटल 19 परमवीर चक्र भारत की तरफ से शहीद और जिंदा सैनिकों को दिए गए हैं, जिसमें मात्र 2 सैनिक जिंदा हैं, बाकी सबको मरणोपरांत यानी शहीद होने के बाद ही दिया गया है। चूंकि ये प्राइज उस हालात में तब दिया जाता है तब बचने के चांस, उस हालात में जवान जो काम करता है, जो बहादुरी दिखाता है, उसमें बचने के चांस बिल्कुल 0.001% होते हैं, तब ये प्राइज उस काम करने के लिए दिया जाता है। लिहाजा योगेंद्र सिंह की बहादुरी पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। आज योगेंद्र सिंह यादव गाजियाबाद में रह रहे हैं और युवा जो पीढ़ी है उसको प्रेरणा दे रहे हैं। देश, ऐसे देशभक्त सैनिक को हमारा सलूट।